हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब यूपी पीसीएस के सामान्य अध्ययन की चर्चा करेंगे। जो इसमें 20 प्रश्न होंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक मामले की ये नालंदा परियोजना है। और नालंदा परियोजना के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नालंदा परियोजना जो है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 4 मार्च 2014 को नालंदा परियोजना का शुभारंभ किया। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो है KR रहमान खान ने किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है और ये इसका डेट याद रखना है इसमें। और ये किस जो अल्पसंख्यक मामले हैं, ये नालंदा परियोजना किसके लिए है? तो ये उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बनाया गया है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में अगर पूछेगा कि वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग इसमें याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो कांडला के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कांडला जो है भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडला बंदरगाह का प्रशासन कांडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय के हाथ में है। ठीक है, कांडला का नाम बदलकर जो है अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांडला बंदरगाह जो था उसका जो है नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इससे जो महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु हैं उसको जो है आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानते हैं। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, या इसको CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। भारत सरकार की विकेंद्रित एजेंसी है। ठीक है, इससे पहले इसका जो है नाम कृषि मूल्य आयोग था। ठीक है, और कृषि लागत मूल्य आयोग जो है भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का यह एक संलग्न कार्यालय है। और यह जो है 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अस्तित्व में आया था। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष और सचिव, एक सदस्य जो है आधिकारिक और 2 सदस्य गैर आधिकारिक शामिल हैं। ठीक है, और गैर आधिकारिक सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि और आमतौर पर कृषक समुदाय के साथ एक सक्रिय संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखिएगा। इससे संबंधित अगर सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछता है तो इन पॉइंट्स भी प्रश्न बना देता है और 3-4 पॉइंट्स को दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो कहाँ पे मिलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झांसी में मिलते हैं। ठीक है, ये भी यूपी पीसीएस जो है प्री में और मेन में दोनों में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों का द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है। ये अवतल दर्पण है आपका, कॉनकेव दर्पण। ठीक है, तो दांत देखने के लिए और जो सैलून में जहाँ पे बाल कटाते हैं वहाँ सब के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है वो चीज़ बड़ा रूप में दिखाई दे, जिससे
कार्य करने में आसानी प्राप्त हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगर गाड़ी में पूछता है कि गाड़ी में जो साइड मिरर लगा होता है तो वहाँ पे जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जो है याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। 6वां नंबर प्रश्न है, यूएन द्वारा किस सन को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1975 में मनाया गया था। और अगर ये पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1975 में मनाया गया था। ठीक है, यूएन द्वारा जो है 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में जो है पहली बार मनाया गया था। 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था? तो किसने इसको प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जो है जिस विदेश नीति की घोषणा की थी वह तटस्थता पर आधारित थी। ठीक है, अर्थात गुटों की राजनीति से दूर रहना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना इनका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर को। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको हम बताते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, 1981 को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग जो है 15% जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। ठीक है, तो शुरुआत जो है 1981 में हुई थी, लेकिन 3 दिसंबर 1992 से जो है रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जा रहा है। और संपूर्ण विश्व का 15% जो है लोग विकलांग के रूप में पाए गए हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है। उपयुक्त राज्यों में से किसमें जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जा रहा है। केवल एक अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर देख लीजिए उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र सदापर्णपाती वन हुए वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कभी कभी और राज्य भी दे देता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऊपरी असम एरिया हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। इन सभी जगहों पे जो है यानी पूर्वोत्तर राज्यों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो भारत का हिस्सा है, ये पूर्वोत्तर राज्य जो है इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ऊपरी यहाँ पे जो असम है, इन सभी जो है राज्यों में जो है ये वन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये वन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न जो है घुमाकर पूछ देता है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक इधर जो है तीर्थ स्थान है, इधर जो है स्थिति है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो सही उत्तर आपको चयन करना है। तो सही उत्तर आपका केवल एक इसमें से जो है मिल रहा है। श्रीशैलम जो है ये नल्लमला पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो आपका ओमकारेश्वर है, ये जो ओमकारेश्वर है ये जो है मंधाता पहाड़ियों पर स्थित है। मंधाता, ठीक है, मंधाता पहाड़ी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मंधाता पहाड़ी पर ओमकारेश्वर है। ठीक है, और ये पुष्कर जो है, पुष्कर ये महादेव पहाड़ियों पर नहीं है, ये पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है, राजस्थान में है। ठीक है, इसको ये पुष्कर तो हमेशा पूछता रहता है, तो इसको जो है तीनों को याद रखिएगा। श्रीशैलम नल्लमला पहाड़ियों पर, ओमकारेश्वर जो है मंधाता पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में, और पुष्कर जो है अजमेर राजस्थान में। ठीक है, तो इसमें से इन तीनों में से केवल एक ही आपका सही हो जा रहा है, ये दोनों गलत है। 11 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वनस्पतिक बाग। ठीक है, जो स्ववासन संरक्षण का मतलब होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, इन सीटू कन्वर्जन, ठीक है, और एक्स सीटू कन्वर्जन। ठीक है, तो इन सीटू जो होता है इसमें जो है जो गार्डन होता है, जो नेशनल पार्क होता है, इसमें उसके अंदर उगने वाले पेड़ पौधे पक्षी जो पाए जाते हैं उसको जो है इन सीटू कहा जाता है। ठीक है, उस पार्क में। और एक्स सीटू जो होता है इसमें जो है बाहर से ला करके किसी जीव जंतु को, किसी पेड़ को लगाकर उसका संरक्षण करना जो है एक्स सीटू के दौरान कहलाता है। ठीक है, तो जो वानस्पतिक बाग है वह स्वशासन संरक्षण का नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक्स सीटू का है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। कभी कभी इन सीटू कन्वर्जन का पूछ लेता है, कभी कभी एक्स सीटू कन्वर्जन का पूछ लेता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कहीं न कहीं प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, तो जो जैव मंडल आगार हुआ, राष्ट्रीय उद्यान हुआ, ये पवित्र उपवन हुआ, ये जो है एक्स सीटू कन्वर्जन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बनाया जाता है, इसमें बाहर से पेड़ पौधे ला करके, जीव जंतुओं को ला करके उसमें संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, और जो वानस्पतिक बाग होते हैं जो प्रकृति के द्वारा वहाँ पे निर्माण हुआ होता है। ठीक है, तो ये स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है पौधों के विकास के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, पौधों के विकास के लिए जो है 16 तत्वों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक में पोटेशियम आ जाता है, ये जो पोटेशियम है आपका प्राथमिक में आ जाएगा, और द्वितीयक में जो है ये कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये जो है द्वितीयक तत्व के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन सोडियम जो है आवश्यक नहीं होता है। और कभी कभी पूछता है कि प्राथमिक तत्व कौन से हैं, तो प्राथमिक तत्व जो है पोटेशियम हो जाता है, और द्वितीयक तत्व जो होता है वो कैल्शियम हो जाता है और मैग्नीशियम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 पॉइंट्स बनते हैं, और तीनों पॉइंट्स में से कभी ये पूछ देता है, कभी प्राथमिक द्वितीयक पूछ देता है, कभी कौन सा नहीं है, आवश्यक नहीं है, कौन सा आवश्यक है। तो इस प्रश्न से सभी प्रश्न को आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है, उसको सही मिलान करना है। एक तरफ अणु दिया है, एक तरफ उसका उपस्थित तत्व दिया है। तो आपका विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, और पीतल जो है आप लोग जानते होंगे तांबा का ये तत्व होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कूट सही हो रहा है आपका? A का 2, B का 4, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में तांबा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस कमेटी का संबंध गरीबी मापने की समिति से नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति। जो दिनेश गोस्वामी समिति थी, इसका गठन जो है 1990 में किया गया था। ठीक है, और ये जो है चुनावों से संबंधित था। ठीक है, बल्कि ये सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और DT लकड़ावाला समिति जो है, ये सब गरीबी मापने से संबंधित समिति है। ठीक है, ये तीनों समिति जो हैं गरीबी मापने से संबंधित है, और ये दिनेश गोस्वामी जो समिति था ये चुनाव से संबंधित था। 15 नंबर प्रश्न है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्धनता उन्मूलन से। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन से। ठीक है, इसकी जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था वो भारत सरकार द्वारा 1982 में चलाया गया था। ठीक है, 1982 में चलाया गया था, जैसे काले धन की रोकथाम के लिए 6 से वर्ष के आय के बच्चे जो कहीं पे काम करते थे किसी फैक्ट्री के में, तो उनको जो है वहाँ से ला करके पढ़ाना। तो इन सभी कार्यों के लिए जो है एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा 1982 में। ठीक है, और एक
कभी कभी पूछ देता है एक 15 सूत्री कार्यक्रम भी है, ठीक है, 15 सूत्री कार्यक्रम भी है। इसमें जो है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, ठीक है, जो ये है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम किया गया था, ठीक है। और 20 सूत्री जो था वो निर्धनता उन्मूलन के लिए, ठीक है। और ये जो 15 सूत्री कार्यक्रम था ये 2006 में आया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये 2006 में आया, लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है, तो इसका कारण है जो है रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस के कारण जो है अतिसार होता है और इसमें जो है छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। इससे 200 शिशुओं में ऐसा माना गया कि एक बच्चा जो है अतिसार से मर जाता है, ठीक है। तो ये रोटा वायरस है। अगर वयस्कों में पूछे, वयस्कों में जो है, वयस्कों में नोको वायरस है, ठीक है, नोको वायरस, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। रोटा वायरस से जो अतिसार होता है वो बच्चों में होता है और नोको वायरस जो होता है वो वयस्कों में होता है, ठीक है। तो इन दोनों वायरस को आप लोग जो है याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो ये संबंध है हार्ट अटैक से, ठीक है, हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक के पहले घंटे को जो है गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले घंटे जो हार्ट अटैक का रहता है वो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में किसमें रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है? तो ये गठिया रोग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गठिया में रोगी के गांठों की में असहनीय दर्द होता है। यह रोग जो है खून में यूरिक अम्ल के जो है अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो जो डंकल प्रस्ताव था वो बौद्धिक संपत्ति का अधिकार से संबंधित था, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित इनमें से कौन सा युग्म गलत है, गलत सुमेलित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथोलॉजी के जरिए नहीं होता है बल्कि इथनोग्राफी के जरिए होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? इथनोग्राफी के जरिए जो है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इथोलॉजी के जरिए जो होता है, इथोलॉजी जो दिया है आपका, इथोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव सहित सभी जीवों, ठीक है, मानव के साथ साथ सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो वहाँ पे जो है इथोलॉजी हो जाता है। और केवल विशिष्ट संस्कृति का मतलब किसी विशिष्ट लोगों का जो है अगर अध्ययन किया जाए तो इथनोग्राफी हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन के लिए इस प्रश्न को बना दिया जाता है। तो दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें पक्षी का अध्ययन ऑर्नियोथोलॉजी, फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी, और विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन इथ्योनोलॉजी, ठीक है। तो इन तीनों को भी याद रखिएगा और इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।